हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शार्प स्टोरीज। और आज मैं तुम्हें दुनिया की ग्रेटेस्ट एस्केप के बारे में बताने वाला हूं। जब भी कोई क्रिमिनल क्राइम करता है तो उसका सबसे पहला थॉट होता है क्राइम करने के बाद कि मैं इस जगह से भाग जाऊं और अपने क्राइम से बच जाऊं। लेकिन विद द हेल्प ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ कॉप एंड अदर बॉडीज हमेशा क्रिमिनल लास्ट में पकड़ा ही जाता है एंड इन द एंड उससे पक्का सजा मिलती ही है। नाउ कुछ क्राइम्स इतने एक्सट्रीम और खतरनाक होते हैं कि क्रिमिनल्स को या तो काफी लंबे समय के लिए जेल भेज दिया जाता है या फिर सीधा लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी जाती है। और जब किसी को पता चलता है कि उसे अपनी पूरी जिंदगी एक जेल के अंदर गुजारनी पड़ेगी, तब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आता है और वो होता है प्रिजन ब्रेक का। और हैरानी की बात यह है कि हिस्ट्री में ऐसे कई क्रिमिनल्स हुए हैं जिन्होंने इस बारे में सिर्फ सोचा नहीं था, बल्कि उन्होंने एक्चुअली सक्सेसफुली अपने प्रिजन से ब्रेक करा था। लेकिन सैन फ्रांसिस्को के बीच समुंदर में एक ऐसी जेल मौजूद थी जहां से भागने के बारे में प्लान करना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जाता था, क्योंकि हर प्रिजनर को पता था कि अगर उसने एस्केप करने की कोशिश की तो उसका अंजाम लगभग तय है। या तो गार्ड्स उसे भागते वक्त गोली मार देंगे, या फिर वो 6 टावर से स्पॉट हो जाएगा, या फिर 20 फीट बड़ी बार्ड वायर की दीवार से वो रुक जाएगा। और अगर ये सब कुछ उसने पार भी कर दिया तो बाहर समुंदर का फ्रीजिंग पानी, जो कि मीलों दूर तक फैला हुआ था, उसकी जान ले लेगा। लेकिन फिर भी 1960 के अराउंड इसी खतरनाक जेल में बंद 3 प्रिजनर्स ने एक ऐसा प्लान बनाया जिसे सुनकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। एक प्लान जिससे उन्होंने सिर्फ जेल से ही नहीं बल्कि उस डेंजरस समुंदर को भी पार करने की कोशिश करी थी। और फिर उसके बाद जो हुआ वो आज भी हिस्ट्री के सबसे मिस्टीरियस एस्केप अटेम्प्ट्स में काउंट होता है। दिस इज द स्टोरी ऑफ द ग्रेटेस्ट एस्केप फ्रॉम द वर्ल्ड्स मोस्ट सिक्योर प्रिजन। एक ऐसी जगह जहां से बच के निकलना ऑलमोस्ट नामुमकिन था, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने इसे पॉसिबल बना दिया। और शायद इसी वजह से जून 1962 से पहले अल्काट्राज़ का रिकॉर्ड बिल्कुल स्पॉटलेस था। पिछले 29 सालों की हिस्ट्री में 36 प्रिजनर्स ने यहां से भागने की कोशिश की थी, लेकिन उनमें से एक भी प्रिजनर सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। इन अटेम्प्ट्स का आउटकम ये हुआ कि 23 प्रिजनर्स को वापस पकड़ के ले आया गया और 6 की मौत एस्केप के दौरान ही हो गई थी। और माना जाता है कि बाकी मिसिंग प्रिजनर्स की बॉडी पानी में डूब जाने की वजह से कभी रिकवर ही नहीं हो पाई। लेकिन इस इम्पॉसिबल लगने वाले मिशन को जून 1962 में एग्जीक्यूट किया गया, जब 3 प्रिजनर्स ने अल्काट्राज़ से भागने का प्लान बनाया। इस एस्केप प्लान की कॉम्प्लेक्सिटी समझने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि अल्काट्राज़ आखिर इतना ज्यादा इनएस्केपेबल कैसे बना। Three inmates managed to escape from Alcatraz prison, and it is one of the most enduring crime mysteries in U.S. history. सैन फ्रांसिस्को के किनारे से सिर्फ 1.25 माइल्स दूर होने के बावजूद ये आइलैंड फ्रीडम से बहुत ज्यादा दूर था, क्योंकि इस जेल की लोकेशन ही इसका सबसे बड़ा वेपन थी। इस प्रिजन को स्ट्रेटेजिकली इस तरह डिजाइन किया गया था ताकि हर प्रिजनर के दिमाग में एक ही बात बैठ जाए कि यहां से भागना तो इम्पॉसिबल है। सबसे पहली प्रॉब्लम थी सैन फ्रांसिस्को बे का ठंडा पानी। यहाँ का टेम्परेचर सिर्फ 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता था, जिसमें बॉडी कुछ ही मिनट्स में पैरालाइज होने लगती है। लेकिन खतरा सिर्फ ठंडे पानी तक लिमिटेड नहीं था। इस बे की करंट्स इतनी ज्यादा पावरफुल थे कि अगर कोई प्रिजनर स्विम करने की कोशिश भी करता तो पानी उसे आइलैंड के किनारे तक पहुंचा नहीं देता, बल्कि सीधा पैसिफिक ओशन की तरफ खींचने लगता। और डर को और बढ़ाने के लिए अथॉरिटीज ने शार्क के रूमर भी फैला रखे थे जेल में, जो प्रिजनर्स के दिमाग में और ज्यादा खौफ भर देते थे।
जनवरी 1960 में फ्रैंक मॉरिस नाम का एक प्रिजनर अल्काट्राज लाया गया था। उसका क्राइम था आर्म्ड रॉबरी और ड्रग स्मगलिंग, जिसके लिए उसे 14 साल की सजा मिली थी। फ्रैंक कोई ऑर्डिनरी क्रिमिनल नहीं था। मॉरिस was known for his high IQ and history of escapes। 1926 में वॉशिंगटन डीसी में पैदा हुए फ्रैंक को बचपन में अबैंडन कर दिया गया था और फॉस्टर होम्स के एनवायरनमेंट ने उसे क्राइम की तरफ धकेलना शुरू कर दिया था। अल्काट्राज आने से पहले लुइसियाना स्टेट पेनिटेंशियरी जैसी सिक्योर जेल से भाग चुका था, इसलिए अथॉरिटीज ने उसे अल्काट्राज ट्रांसफर कर दिया था। वहां फ्रैंक मॉरिस को प्रिजनर नंबर AZ-1441 असाइन किया गया था और उसका सेल ब्लॉक बी की सेल में 138 में रखा गया था। फ्रैंक ने अल्काट्राज पहुंचने के बाद एक लो प्रोफाइल मेंटेन किया था। वो चुपचाप प्रिजन के हर कोने को स्टडी करने लगा और गार्ड्स के पेट्रोलिंग पैटर्न्स को नोट करता रहा। इन लेट 1961 जब फ्रैंक अपनी सेल में बैठा था, इसी दौरान उसने नोटिस किया कि अल्काट्राज बाहर से तो इनविंसिबल लगता था, मगर अंदर से समुंदर की हवा और ह्यूमिडिटी की वजह से बिल्डिंग का कंक्रीट और लोहा धीरे धीरे सड़ रहा था। उसका ध्यान अपनी सेल के पीछे लगे वेंटिलेशन ग्रिल पे गया। उसने नोटिस किया कि ग्रिल के किनारों पर लगी हुई सीमेंट का टेक्सचर अलग दिख रहा था उसे कुछ। जब उसने सीमेंट को टच किया तो पाया कि सालों से समुंदर की हवा ने उस कंक्रीट को अंदर से खोखला कर दिया है। जब फ्रैंक ने अपनी नेल से उसे स्क्रैप किया तो सीमेंट के टुकड़े आसानी से टूटकर नीचे गिर गए। फ्रैंक समझ गया कि ये स्ट्रक्चरल वीकनेस एस्केप का रास्ता बन सकता है, पर यह कॉम्प्लेक्स मिशन अकेले एग्जीक्यूट करना इम्पॉसिबल था। उसे ऐसे पैटर्न्स की जरूरत थी जो फिजिकली स्ट्रांग हो और जिन पर वो भरोसा कर सके। 1960 के एंड और 1961 की शुरुआत में एंगलिन ब्रदर्स जॉन और क्लेरेंस अल्काट्राज ट्रांसफर किए गए थे, जिनका क्राइम था बैंक रॉबरी और उन्हें 10 से 15 साल की सजा मिली थी। जॉन और क्लेरेंस एंगलिन जॉर्जिया के एक गरीब किसान परिवार से थे। बचपन में ये दोनों लेक मिशिगन के ठंडे पानी में स्विमिंग करते थे, जिसने इन्हें ठंडे पानी के करंट्स को झेलने के लिए और उससे लड़ने के लिए यूज्ड टू कर दिया था। क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग ये दोनों बैंक रॉबर्स थे, लेकिन वायलेंट ऑफेंडर्स नहीं थे। रॉबरीज के दौरान वो अक्सर टॉय गन्स यूज करा करते थे और दोनों भाई प्रिजन से भागने का ट्रैक रिकॉर्ड रखते थे। एटलांटा पेनिटेंशियरी से भागने की फेल्ड कोशिश के बाद अथॉरिटीज ने इन्हें अल्काट्राज भेज दिया था। प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन ने फ्रैंक मॉरिस और एंगलिन ब्रदर्स को एक ही यूनिट सेल ब्लॉक बी में असाइन कर दिया था। जॉन एंगलिन को सेल नंबर 150 और क्लेरेंस को सेल नंबर 152 मिला था। यहाँ इन तीनों ने चौथे पार्टनर एलन वेस्ट को भी रिक्रूट किया, जो सेल 140 में रहता था। एलन वेस्ट का क्राइम था कार थेफ्ट का और बर्गलरी का, जिसके लिए उसे 20 साल की सजा मिली थी। एलन वेस्ट को शामिल करना स्ट्रेटेजिक था, क्योंकि वो जेल में मेंटेनेंस क्लीनर का काम करा करता था, जिससे उसके पास उन टूल्स और सप्लाई का एक्सेस था जो एस्केप प्लान के लिए जरूरी थे। लेकिन ये गोल अचीव करना नियरली इम्पॉसिबल था, क्योंकि अल्काट्राज में सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स एक्सट्रीम लेवल पे होते थे। दिन में 12 से भी ज्यादा बार हेड काउंट्स होते थे और गार्ड हर घंटे वहां पर पेट्रोलिंग करते थे। सिर्फ सिक्योरिटी ही नहीं, प्रिजन का फिजिकल स्ट्रक्चर भी उनके खिलाफ था। वॉल्स थिक कंक्रीट की बनी हुई थी और सेल्स हैवी आयरन बार से सिक्योर थे, जो इतने स्ट्रॉन्ग थे कि उन्हें तोड़ना लगभग नामुमकिन था। एज आई मेंशन बिफोर, फ्रैंक ने यह पहले ही ऑब्जर्व कर लिया था कि अल्काट्राज की दीवारें कमजोर हैं एंड उसने ये इन्फॉर्मेशन अपने तीनों पार्टनर तक पहुंचा दी थी। दीवार कमजोर जरूर थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसे तोड़ने के लिए उनके पास कोई हैवी टूल्स नहीं थे। सैन फ्रांसिस्को मेनलैंड आइलैंड से लगभग 1.25 मील्स दूर था और बीच में था सैन फ्रांसिस्को बे का ठंडा पानी
और उसके तेज करंट्स। तब फ्रैंक मॉरिस ने एक अनकन्वेंशनल प्लान रखा। प्लान ये था कि जेल के अंदर मिलने वाले रबर रेनकोट से एक इनफ्लेटेबल राफ्ट तैयार की जाएगी और इसी तरह और भी कई टूल्स वो जेल से ही चुराएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अल्काट्राज का इंटरनल सेटअप किसी भी कंस्ट्रक्शन के लिए बना ही नहीं था। 24 घंटे गार्ड्स की पेट्रोलिंग और डाइनिंग हॉल में कटलरी पर इतने स्ट्रिक्ट रूल्स थे कि अगर एक स्पून, एक चम्मच भी मिसिंग हो जाए तो तुरंत सारी सेल्स को चेक किया जाता था। फिर भी फ्रैंक मॉरिस और एंगलिन ब्रदर्स के पास एक ऐसी चीज थी जो गार्ड्स कंट्रोल नहीं कर सकते थे, और वो था टाइम और पेशेंस। और यहीं से शुरू होती है हिस्ट्री की सबसे डिटेल्ड और हाई रिस्क प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का पहला स्टेप था टूल्स अरेंज करना। मेटल मिलने की सिर्फ एक ही जगह थी और वो था डाइनिंग हॉल। फ्रैंक और एंगलिन ब्रदर्स ने गार्ड्स की डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाया और चम्मच अपनी यूनिफॉर्म की स्लीव्स में छुपा के सेल्स तक ले आए थे। सेल में स्पून के हैंडल को कंक्रीट फ्लोर पर रगड़कर शार्पन किया गया जब तक वो ब्लेड जैसा नहीं बन गया। हैंडल की ग्रिप के लिए धागे और टेप से रैप करा गया और इस तरह उन्होंने ऑर्डिनरी किचन वेयर को एक फंक्शनल चिजल में कन्वर्ट कर दिया था। टूल्स रेडी होने के बाद डिगिंग प्रोसेस शुरू हुई। महीनों तक हर शाम वेंटिलेशन ग्रिल हटाकर कंक्रीट को इंच बाय इंच स्क्रैप करना पड़ा था उन्हें। लेकिन असली चैलेंज यहाँ पर शोर था, क्योंकि सेल ब्लॉक के कॉरिडोर्स में हल्की सी भी आवाज एको करती थी। इस नॉइस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फ्रैंक मॉरिस ने म्यूजिक आर पॉलिसी का फायदा उठाया। फ्रैंक ने परमिशन लेकर अपने सेल में एक कॉन्सर्टीना रखा था। जब म्यूजिक आर शुरू हो तो वो अपना इंस्ट्रूमेंट जोर से बजाए और उस लाउड वॉल्यूम की आड़ में बाकी पार्टनर्स डिगिंग कर सकते थे। और फिर महीनों की मेहनत के बाद वेंटिलेशन ग्रिल के पीछे का होल इतना बड़ा हो चुका था कि एक इंसान उसमें से निकल सके। लेकिन दिन के उजाले में होने वाले इंस्पेक्शंस के दौरान गार्ड्स की नजर उस होल पर पड़ सकती थी। इस होल को छुपाने के लिए कार्डबोर्ड का यूज किया गया। प्रिजन लाइब्रेरी से पुरानी मैगजीन्स चुराई गई और कार्डबोर्ड को कट करके ओरिजिनल ग्रिल की शेप और आकार दिया गया। उस पर ग्रे और ब्लैक पेंट लगाया गया ताकि वो लोहे जैसा दिखे और सेम टू सेम ग्रिल जैसा दिखे। अंधेरे सेल में जब गार्ड्स टॉर्च मारते थे तो ये गार्ड बोर्ड बिल्कुल असली जैसा ही लगता था, क्योंकि गार्ड्स इस चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। दीवार तोड़ने के बाद अगला चैलेंज ये था कि एस्केप वाली रात गार्ड्स को धोखा कैसे दिया जाए। गार्ड्स हर घंटे पेट्रोलिंग करते थे और फ्लैशलाइट से चेक करते थे कि प्रिजनर अपने बेड पे सो रहे हैं या नहीं। इसलिए जरूरी था कि वो अपने सेल्स में फिजिकली प्रेजेंट दिखें, भले ही वो वहां हो या नहीं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी उन्होंने एक प्लान बनाया और अपनी ही डुप्लीकेट यानी डमी हेड्स बनाने का उन्होंने सोचा। इसके लिए सप्लाई से सोप चुराया गया था और उसे पानी में घोल दिया गया था। फिर उस पेस्ट में टॉयलेट पेपर और सीमेंट डस्ट मिक्स करके एक मिक्सचर तैयार किया गया जो पेपर मिशे जैसा बन गया था। इस मटेरियल से इंसान के चेहरे का स्ट्रक्चर स्कल्प्ट किया गया और उसे समवट असली बनाया गया था। स्ट्रक्चर बनाने के बाद मेंटेनेंस शॉप से फ्लैश टोन पेंट चुराया गया और इस पर लगाया गया था। और क्रिटिकल डिटेल थी बाल। क्लेरेस एंगलिन जो प्रिजन के बार्बर शॉप में काम करता था, वो फ्लोर पे गिरे हुए लोगों के बाल को चुपके से उठा लेता था और अपनी पॉकेट में भर लिया करता था और उसे सेल में वापस लाकर उन रियल हेयर्स को ग्लू से डमी के हेड पर चिपकाया गया था। ये हेड इतने एक्यूरेट बन गए थे कि असली में तो नहीं, लेकिन अंधेरे में ब्लैंकेट के साथ फ्लैशलाइट की रोशनी में
ये कहीं ना कहीं असली जरूर दिखते थे और ऐसा लगता था कि लोग वहां पे सच में सो रहे हों। तो रात के अंधेरे में इनमें और एक असली हेड में फर्क बता पाना मुश्किल था। लगभग 6 महीने की मेहनत के बाद मई 1962 तक रास्ता तैयार हो चुका था। सेल के पीछे वाली दीवार का होल अब इतना बड़ा था कि एक आदमी उसमें से निकल सके। इस होल के पीछे एक छुपा हुआ रास्ता था, एक पतली सी जगह जहां सेल ब्लॉक की सारी पाइप्स और वायर्स थी। इसे यूटिलिटी कॉरिडोर कहते थे और गार्ड्स यहां कभी नहीं जाते थे क्योंकि ये जगह दोनों तरफ से लॉक थी। सेल की दीवार तोड़ना और डमी हेड्स बनाना प्रिपरेशन का पहला हिस्सा था, लेकिन एस्केप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थी बोट। फ्रैंक मॉरिस ने इस प्रॉब्लम का सलूशन अपनी ऑब्जर्वेशन से निकाल लिया था। उसने नोटिस किया कि गार्ड्स रबर रेनकोट्स की इन्वेंट्री पर ध्यान नहीं देते हैं। रबर रेनकोट्स वाटरप्रूफ और एयर टाइट होते हैं, स्पेशली जो पानी के ऊपर फ्लोट करने के लिए परफेक्ट मटेरियल था। कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग लगभग 50 रेनकोट्स चाहिए थे उन्हें, पर इतने सारे रेनकोट्स वो कैसे कलेक्ट करते? इस चैलेंज को पूरा करने के लिए प्रिजन के अंडरग्राउंड इकोनॉमी का सहारा लिया गया। मतलब जेल में प्रिजनर्स आपस में चीजें एक्सचेंज करते थे, सिगरेट्स के बदले, गैम्बलिंग में जीते हुए आइटम्स के बदले, और कभी चोरी करके। मार्च 1962 तक आते आते सफिशिएंट मटेरियल यहाँ पर कलेक्ट हो चुका था। रेन कोट्स कलेक्ट होने के बाद सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर इन्हें छुपाया कहाँ जाए। तब फ्रैंक मॉरिस ने एक क्लेवर डिस्कवरी की। सेल ब्लॉक की सीलिंग के ऊपर एक बड़ा सा हिडन एम्प्टी स्पेस, जहां गार्ड्स की पेट्रोलिंग ऑलमोस्ट होती ही नहीं थी। वो कॉरिडोर में लगी प्लम्बिंग पाइप्स को टेम्पररी स्टेयर्स की तरह यूज करके ऊपर चढ़ा जाता और धीरे धीरे उस जगह को अपनी सीक्रेट वर्कशॉप में कन्वर्ट कर दिया था इन लोगों ने। रेनकोट्स को जोड़ना सबसे मुश्किल हिस्सा था। एलन वेस्ट ने मेंटेनेंस शॉप से ग्लू चुराया और स्टीम पाइप्स का यूज करके रबर को हीट से पिघलाकर जोड़ने का तरीका अपनाया। रेनकोट्स के किनारों को इन गर्म पाइप्स पर प्रेस किया गया और हीट से मटेरियल पिघलाया गया और दोनों पाइप्स आपस में जुड़ गए। जैसे वेल्डिंग होती है वैसे ही। सीक्रेट वर्कशॉप में महीनों की मेहनत के बाद तकरीबन 50 रेनकोट को एक साथ जोड़कर एक बड़ा रबर राफ्ट बनाया गया। राफ्ट 6 फीट चौड़ी और 14 फीट लंबी थी। प्रिजन की कारपेंट्री शॉप से प्लाईवुड के टुकड़े छुड़ाए गए और उन्हें काटकर पैडल्स की शेप दी गई। I know this was a prison break, but do you see the amount of मेहनत that these guys did? अब चैलेंज ये था कि इस राफ्ट में हवा कैसे भरी जाए, क्योंकि कोई एयर पंप तो नहीं था उनके पास। इसके लिए भी फ्रैंक ने कॉन्सर्टीना के इंटरनल वॉल्व्स को मॉडिफाई किया और उससे एक एयर पंप में कन्वर्ट कर दिया। सम ऑफ यू माइट बी थिंकिंग व्हाट कॉन्सर्टीना इज। सो कॉन्सर्टीना एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था जो फ्रैंक ने जेल अथॉरिटीज से म्यूजिकल आवर्स में यूज करने के लिए लिया था। फ्रैंक के कॉन्सर्टीना की हेल्प से उन्होंने राफ्ट में हवा भरी एंड बचे हुए रेनकोट्स के मटेरियल से लाइफ जैकेट बना ली। मई 1962 के एंड तक एस्केप गियर पूरी तरह रेडी हो चुका था। सीक्रेट वर्कशॉप में राफ्ट और लाइफ जैकेट्स तैयार थी और सेल्स के अंदर डमी हेड्स भी बिल्कुल फिनिश हो चुके थे। लेकिन इसी बीच एलन वेस्ट से एक क्रिटिकल मिस्टेक हो गई। उसने अपनी ग्रिल को टेम्परेरी सीमेंट से सील कर दिया, जो बाद में पत्थर की तरह हार्ड हो गया था, और एलन को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि यही छोटी सी गलती उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। इन सब तैयारियों के बीच जून 11, 1962 का दिन आ गया था। प्रिजन का रूटीन नॉर्मल था उस दिन, लेकिन फ्रैंक मॉरिस ने डिसाइड कर लिया था कि अब और वेट करना रिस्की हो सकता है। उस शाम डिनर के बाद जब वो चारों सेल ब्लॉक में वापस आ रहे थे, तो
तो फ्रैंक ने तभी जॉन और क्लेरेंस को इशारा कर दिया। उसका मैसेज क्लियर था कि आज रात लाइट्स ऑफ होते ही वो लोग एल्काट्राज से निकल रहे हैं। रात के 9:30 बजे लाइट्स ऑफ हो गई और गार्ड्स अपने रूटीन पेट्रोलिंग पर निकल गए। जैसे ही गार्ड्स का पेट्रोलिंग राउंड उनके सेल को क्रॉस करके कॉरिडोर के दूसरे हिस्से में गया, चारों ने चुपचाप अपना एक्शन शुरू किया। पहला स्टेप था गार्ड्स को धोखा देना। बेड पर डमी हेड्स को तकिए पर रखा गया। ब्लैंकेट के नीचे कपड़े और टॉवल्स अरेंज कर दिए गए ताकि बॉडी का शेप ले ले वो। फ्रैंक मॉरिस अपनी सेल 138 से, जॉन एंगलिन सेल 150 से और क्लेरेंस एंगलिन सेल 152 से अपने अपने होल से कॉरिडोर में पहुंच गए थे। वो तीनों कॉरिडोर के अंधेरे में जमा हो गए थे। ऊपर से गार्ड्स के फुटस्टेप्स की आवाज आ रही थी, लेकिन चौथा मेंबर एलन वेस्ट कहीं नहीं दिखा उन्हें। पैनिक में आकर फ्रैंक ने एलन के सेल 140 की दीवार पर नॉक किया तो अंदर से स्ट्रगल करने की आवाजें आई। एज आई मेंशन बिफोर कि एलन वेस्ट की फेक ग्रिल उस हार्ड सीमेंट की वजह से जम चुकी थी। फ्रैंक कॉरिडोर से ग्रिल को खींचने लगा और वेस्ट अंदर से पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन सीमेंट इतना हार्ड हो चुका था कि ग्रिल हिला ही नहीं। 15 मिनट तक कोशिश करने के बाद फ्रैंक को एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना था। अगर वो ज्यादा देर रुकते तो गार्ड्स का अगला पेट्रोल राउंड आ जाता और सब पकड़े जाते। फ्रैंक ने वेस्ट को कह दिया कि अब बहुत देर हो चुकी है। सर्वाइवल के लिए वेस्ट को उन्हें पीछे छोड़ना पड़ेगा। फ्रैंक वापस एंगलिन ब्रदर्स के पास आया। वो तीनों यूटिलिटी कॉरिडोर की दीवारों पर लगी प्लम्बिंग पाइप्स पर चढ़ने लगे थे और 30 फीट की वर्टिकल क्लाइंब के बाद वो उस सीक्रेट एरिया में पहुंचे जहां राफ्ट और लाइफ जैकेट छुपाई थी उन्होंने। सारा एस्केप का सामान कलेक्ट करके ऊपर देखा तो सीलिंग में एक बड़ा वेंटिलेशन पाइप था जो सीधा रूफ तक जाता था। इसके ऊपर एक मेटल कवर लगाई हुई थी और प्रिपरेशन के दौरान उन्होंने इस कवर के बोल्ट्स पहले से ही लूज कर दिए थे। इसके बाद उन्होंने कवर हटाया और रूफ पर आ गए। अब वो एल्काट्राज की छत पर थे, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। गार्ड्स वॉच टावर से सर्च लाइट चला रहे थे। एक भी गलत मूवमेंट होती तो सर्च लाइट उन पर पड़ जाती। छत पर कोई छुपने की जगह नहीं थी। खुली छत थी वो, कोई दीवार नहीं था, कोई पिलर नहीं था। अगर सर्च लाइट उन पर पड़ता तो तुरंत वहीं पर वो पकड़े जाते। इसीलिए वो रेंगते हुए बिल्डिंग के नॉर्थ साइड की तरफ आगे बढ़ते गए, जहां अंधेरा बहुत ज्यादा था। जब उन्होंने वहां से नीचे देखा तो जमीन 50 फीट नीचे थी। नीचे उतरने का रास्ता किचन बेकरी की एक बड़ी चिमनी थी। जेल के किचन से धुआं बाहर निकलने के लिए ये पाइप बिल्डिंग की छत से लेकर जमीन तक जाती थी। लेकिन अब रात के 10:30 बज चुके थे। तीनों ने पाइप पर ग्रिप बनाई और एक एक करके नीचे जमीन की तरफ उन्होंने उतरना शुरू करा। हैवी राफ्ट और गियर के साथ उस स्मूथ पाइप से चुपचाप नीचे उतरना एक्सट्रीमली चैलेंजिंग था, लेकिन वो लोग फिर भी इस चीज को कर गए। जमीन पर पहुंचने के बाद अगला चैलेंज था गार्ड की नजरों से बचना। और यहाँ पर फ्रैंक की महीनों की प्लानिंग काम आई, क्योंकि उसने सिक्योरिटी सिस्टम के ब्लाइंड स्पॉट्स पहले ही मैप कर लिए थे। इसलिए तीनों धीरे धीरे उन अंधेरी जगहों से क्रॉल करते हुए आगे बढ़ने लगे जहां विजिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो थी और गार्ड्स की नज़र पहुंच ही नहीं रही थी वहां पर। और ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप वो आइलैंड के किनारे की तरफ बढ़ते गए, लेकिन पानी तक पहुंचने से पहले 12 फीट ऊंची बार्ब्ड वायर की फेंस पार करनी थी उन्हें। राफ्ट को बचाने के लिए उन्होंने फेंस पर ब्लैंकेट बिछाई और उसके ऊपर से चढ़कर वो लोग दूसरी तरफ निकल गए। फेंस क्रॉस करने के बाद वो तीनों आइलैंड के नॉर्थ ईस्ट किनारे पर पहुंच गए, जहां उनके सामने सैन फ्रांसिस्को बे का पानी था। वहां उन्होंने उस रबर राफ्ट को अनफोल्ड किया और फिर उन्होंने फ्रैंक के कॉन्सर्टीना से बनाए गए पंप का यूज करके राफ्ट में हवा भरना शुरू करा।
रात के करीब 11:30 बजे वो तीनों आइलैंड से निकल चुके थे और उनका प्राइमरी टारगेट एंजल आइलैंड था, जो वहां से अप्रॉक्सीमेटली 2 माइल दूर था। लेकिन उस रात वेदर कंडीशंस उनके प्लान के खिलाफ थे। बे एरिया में डेंस कोहरा छाया हुआ था, जिसकी वजह से विजिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो थी। फ्रैंक और एंगलिन ब्रदर्स ने अपनी राफ्ट पानी में उतारी और तेज करंट के बीच आइलैंड से दूर निकलने की कोशिश कर रहे थे वो। लेकिन यहाँ पे मिरेकल ये था कि ये सब के सब इतने महीनों की मेहनत करने के बाद फाइनली अल्काट्राज प्रिजन से भाग चुके थे। फ्रैंक और एंगलिन ब्रदर्स के निकलने के बाद एलन वेस्ट ने हार नहीं मानी। काफी स्ट्रगल करने के बाद उसने फाइनली सीमेंट से जमी हुई ग्रिल को तोड़ दिया और छत तक पहुंच गया था वो। लेकिन वहां पहुंचकर उसे रियलाइज हुआ कि वो लेट हो चुका है। छत से नीचे देखने पर साथी या राफ्ट उसे कहीं भी नहीं दिखाई दिए। FBI इन्वेस्टिगेशन में वेस्ट ने कन्फेस किया कि उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि वहां से राफ्ट जा चुकी थी और मजबूरी में वेस्ट वापस अपनी सेल में चला गया। अगले दिन 12 जून 1962 को सुबह 7 बजे रूटीन काउंटिंग शुरू हुई। एक गार्ड फ्रैंक मॉरिस की सेल 138 के सामने पहुंचा और देखा कि फ्रैंक अभी भी ब्लैंकेट ओढ़कर सोया हुआ है। मॉरिस! गार्ड ने उसे उठाने के लिए आवाज लगाई, लेकिन कोई मूवमेंट नहीं करी उसने। जब गार्ड ने अपनी स्टिक बार्स के अंदर डालकर तकिए पे रखे हुए सर पर मारी उसे हिलाने के लिए, तो वो सर सीधा नीचे रोल होकर जमीन पर गिर गया और टूट गया। उस डमी हेड को देखकर गार्ड्स पूरी तरह से शॉक हो गए थे। गार्ड्स ने तुरंत एंगलिन ब्रदर्स के सेल 150 और 152 को चेक किया कि कहीं वहां भी सेम सिचुएशन तो नहीं है, और फ्रैंक मॉरिस, जॉन एंगलिन और क्लेनेस एंगलिन, दे वर ऑल मिसिंग। पूरे अल्काट्राज आइलैंड पर इमरजेंसी लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया गया था। जिस प्रिजन को दुनिया का सबसे सिक्योर फोर्ट्रेस माना जाता था, वहां से 3 प्रिजनर्स ने ऑर्डिनरी चम्मच और रेनकोट्स की मदद से भागने में जीत हासिल करी थी और वहां के सिक्योरिटी सिस्टम को चकमा दे दिया था। इन्वेस्टिगेशन टीम ने जब सेल्स की सर्च की तो उन्हें वो होल्स मिले जिन्हें कार्डबोर्ड के फेक ग्रिल से छुपाया गया था। यूटिलिटी कॉरिडोर में वो सारे टूल्स मिले जो एस्केप में यूज हुए थे, और अथॉरिटीज ने एलन वेस्ट को क्वेश्चन किया और फिर वेस्ट ने इस पूरे एस्केप प्लान को डिटेल में समझाया उन्हें। एलन वेस्ट के कन्फेशन के बाद यूएस हिस्ट्री का सबसे बड़ा मैनहंट शुरू हुआ। अगले कुछ घंटों में सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में हेवी सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसमें यूएस कोस्ट गार्ड, मरीन्स और सिविलियन बोट्स शामिल थे। बट डिस्पाइट दिस मैसिव सर्च, इनिशियली उन तीनों का कोई फिजिकल ट्रेस नहीं मिला। लेकिन कुछ दिनों बाद सर्च टीम्स को पानी में फ्लोटिंग एविडेंस मिलना शुरू हुआ। एक प्लास्टिक में सील्ड वॉलेट मिला जिसमें एंगलिन ब्रदर्स के कॉन्टैक्ट्स और फोटोज थे। इसके अलावा एक होममेड लाइफ जैकेट भी मिला उन्हें। इन चीज़ों के मिलने के बाद FBI इन्वेस्टिगेशन इस नतीजे पर पहुंची कि शायद वो तीनों डूब गए हैं। FBI का मानना था कि उनकी होममेड राफ्ट करंट्स के प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाई होगी और टूट गई होगी। लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन में मेन सवाल ये था कि उनकी बॉडीज कहाँ गई, क्योंकि वो तो मिली ही नहीं थी। यूजुअली सैन फ्रांसिस्को बे में डूबने वाले लोगों की बॉडीज करंट्स की वजह से किनारे पर वापस आ जाती है, पर इनके केस में ऐसा नहीं हुआ। इस बात ने इन्वेस्टिगेटर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वो वॉलेट और लाइफ जैकेट सिर्फ पुलिस को मिसलीड करने के लिए प्लान किए गए थे। FBI ने 17 साल तक इन्वेस्टिगेट करने के बाद 1979 में ऑफिशियली इस केस को बंद कर दिया था, क्योंकि ना तो उनकी बॉडी मिली और ना ही वो तीनों। और क्रेडिबल एविडेंस ना होने की वजह से वो मानते हैं कि तीनों डूब गए होंगे।
लेकिन यूएस मार्शल सर्विस ने इस कंक्लूजन को एक्सेप्ट नहीं किया। उनका रूल है कि जब तक डेथ कंफर्म नहीं होती है, वो 99 साल के नहीं हो जाते हैं, तब तक वारंट एक्टिव रहेगा। इसलिए यूएस मार्शल्स आज भी इस केस को एक्टिव मानते हैं। ओवर द इयर्स कई ऐसी खबरें आई जिन्होंने इस मिस्ट्री को जिंदा रखा। एंगलिन ब्रदर्स की फैमिली को काफी सालों तक क्रिसमस कार्ड मिलते रहे जिन पर जॉन और क्लेरेंस के साइन होते थे। हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स ने कंफर्म किया कि ये राइटिंग उनकी राइटिंग से मैच होती थी। 1973 में एंगलिन ब्रदर्स की मदर की डेथ के वक्त एक इंसिडेंट रिपोर्ट किया गया। फैमिली मेंबर्स ने क्लेम किया कि फ्यूनरल में 2 बहुत लंबी वुमेन आई थी जिन्होंने हैवी मेकअप किया हुआ था। लोगों का मानना है कि वो जॉन और क्लेरेंस ही थे जो हुलिया बदलकर अपनी मां को आखिरी बार देखने आए थे, लेकिन इसका कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं मिला किसी को भी। तो 2013 में सैन फ्रांसिस्को पुलिस डिपार्टमेंट को एक लेटर मिला जिसने अथॉरिटीज को कंफ्यूज करके रख दिया था। इस लेटर में लिखने वाले ने क्लेम किया कि वो जॉन एंगलिन है और वो जिंदा है अभी भी। लेटर के अकॉर्डिंग वो तीनों उस रात जिंदा बच निकले थे। राइटर ने बताया कि वो अब 83 साल का है और कैंसर से जूझ रहा है। उसने ये भी लिखा कि फ्रैंक मॉरिस की मौत अक्टूबर 2005 में हो गई थी, जबकि क्लेरेंस 2011 में ही मर गया था। लेटर में अथॉरिटीज को एक डील ऑफर की गई। अगर अथॉरिटीज टीवी पर अनाउंस करें कि उससे सिर्फ 1 साल की जेल होगी और प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट मिलेगा तो वो सरेंडर करने के लिए तैयार है। FBI ने इस लेटर को फॉरेंसिक लैब में भेजा जहां हैंड राइटिंग एनालिसिस, फिंगरप्रिंट्स और DNA टेस्टिंग की गई, लेकिन कोई साफ रिजल्ट नहीं आया। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ना तो ये कंफर्म कर पाए कि ये राइटिंग जॉन एंगलिन की है और ना ही ये प्रूव कर पाए कि ये फेक है। इस अनसर्टेनिटी की वजह से FBI ने डील एक्सेप्ट नहीं की। एस्केप के 53 साल बाद 2015 में हिस्ट्री चैनल की एक डॉक्यूमेंट्री के टाइम इस केस में एक नया क्लू मिला। एंगलिन ब्रदर्स के बचपन के दोस्त फ्रेड ब्रिजी ने एक फोटो दिखाई जिसमें वो क्लेम करता है कि 1975 में ब्राजील में एक फार्म हाउस पर उसकी मुलाकात जॉन और क्लेरेंस एंगलिन से हुई थी। उसने प्रूफ के तौर पर वो फोटो दिखाई जिसमें 2 आदमी सन ग्लासेस पहने एक फार्म एरिया में खड़े थे। जब फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने मॉडर्न फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी से उस फोटो को एनालाइज किया तो रिजल्ट्स पॉजिटिव आए। फोटो में दिखने वाले लोगों के चेहरों के फीचर्स एंगलिन ब्रदर्स से मैच करते थे। अगर फोटो ऑथेंटिक थी तो इसका मतलब है कि वो तीनों ना सिर्फ उस रात जिंदा बच गए बल्कि कई सालों तक उन्होंने सरवाइव किया। अब वापस आते हैं एल्केट्रास पर, जहां इस एस्केप के ठीक 1 साल बाद 1963 में प्रिजन को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। ऑफिशियल रीजन में बढ़ती हुई मेंटेनेंस कॉस्ट और सॉल्ट वाटर कोरिजन से हो रहे स्ट्रक्चरल डैमेज बताया गया था। ऑल्दो जनरल परसेप्शन ये है कि फ्रैंक मॉरिस और एंगलिन ब्रदर्स के एस्केप ने एल्केट्रास की रेपुटेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। आज एल्केट्रास एक मेजर टूरिस्ट स्पॉट है जहां पब्लिक उस सेल 138 को देखने आती है। वहां लोग उस वेंटिलेशन होल को देखकर शॉक्ड होते हैं जिसे बिना किसी मशीन के सिर्फ डिटर्मिनेशन और ऑर्डिनरी टूल्स की मदद से तोड़कर बनाया गया था। फ्रैंक मॉरिस, जॉन एंगलिन और क्लेरेंस एंगलिन किसी कहानी के हीरो तो नहीं हैं, बल्कि वो कन्विक्टेड क्रिमिनल्स थे जिन्होंने बैंक लूटे थे और कानून तोड़ा था। अपने दिमाग और प्लानिंग के दम पर टीम ने एक ऐसे सिस्टम को चैलेंज किया जो खुद अनबीटेबल माना जाता था। लेकिन ये एस्केप इतना इम्पैक्टफुल था कि इस पर हॉलीवुड फिल्म बनी है, सीरीज बनी है। लेकिन इतने सालों बाद भी एक सवाल वही का वही है कि क्या उस रात वो सच में बच पाए थे। अगर 2013 का लेटर सच था तो शायद जॉन एंगलिन ने पूरी जिंदगी लॉ इन्फोर्समेंट से दूर रहकर आज़ादी में गुजार दी, और अगर वो लेटर झूठा था तो शायद वो 3 उस रात सैन फ्रांसिस्को बे के पानी
और तेज करंट के बीच कहीं गुम हो गए थे। So that was the story of the greatest escape noted by human history.